उस पे करंट फ्लो नहीं करती है, प्रैक्टिकली उस पर लीकेज करंट फ्लो करती है, जो कि माइनॉरिटी चार्ज कार्य के कारण होती है। जैसे पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन्स होंगे और एन टाइप में माइनॉरिटी चार्ज के लिए होल्स होंगे। इन दोनों की वजह से आपके इस डायोड में लीकेज करंट फ्लो होती है। माइनॉरिटी चार्ज के लिए फ्लो की वजह से हमारी करंट बहुत कम फ्लो होती है। उस करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट भी कह देते हैं। लेकिन अब यदि अचानक से उसके रिवर्स वोल्टेज में अचानक से परिवर्तन ज्यादा कर दिया जाए, उसके रिवर्स वोल्टेज में अचानक से अधिक परिवर्तन कर दिया जाए, तो जिससे उसका जंक्शन डैमेज हो जाता है, उस निश्चित वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। जब रिवर्स वोल्टेज में जब उसे अचानक से हम अधिक परिवर्तन कर दें, पहले हम धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, अब हम क्या करते हैं उसके वोल्टेज में, रिवर्स वोल्टेज में अचानक से हम अधिक परिवर्तन कर दे, जिससे उसका जंक्शन क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो दैट काइंड ऑफ वोल्टेज आर ब्रेकडाउन वोल्टेज, वह ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। तो ये तो हुआ कि हमारा ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है। अब बात आती है आपकी, अब उसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन अराइज होता है मन में कि हमारा पी एन जंक्शन डायोड में कितने प्रकार के ब्रेकडाउन, क्योंकि तो प्रक्रिया हो गई कि हमारा जंक्शन ब्रेक हो जाना, इस प्रोसेस को तो हम क्या कहते हैं, ब्रेकडाउन कह देते हैं। और उस वोल्टेज पर जिस पर यह प्रक्रिया हो रही है, उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कह देते हैं। क्लियर है। अब बात यह आती है कि हमारे पी एन जंक्शन डायोड में कितने प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं। हमारे पी एन जंक्शन डायोड में कितने प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन। टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन, देखिए आप दो प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रेकडाउन इन अ पी एन जंक्शन डायोड। तो मेनली कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स। मेनली हमारे जो ब्रेकडाउन होंगे वो दो प्रकार के होंगे। एक होगा एवलांच ब्रेकडाउन, एक एवलांच ब्रेकडाउन, एक होगा आपका ज़ीनर ब्रेकडाउन। ये किसी भी डायोड के अंदर रिवर्स बायसिंग जब की जाती है, उस कंडीशन में दो प्रकार के ब्रेकडाउन होते हैं। पहला होता है एवलांच ब्रेकडाउन, दूसरा होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि एवलांच ब्रेकडाउन कब लगता है और ज़ीनर ब्रेकडाउन कब लगता है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कम डिफरेंस है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं एवलांच ब्रेकडाउन में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि एवलांच ब्रेकडाउन क्या होता है। देखिए, जब डायोड पर रिवर्स बायसिंग की जाती है या रिवर्स वोल्टेज दिया जाता है, तो उसकी रिवर्स वोल्टेज की वजह से जो डिप्लेशन लेयर बन रही थी, उस डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने लग जाती है। क्या लग जाती है, बढ़ने लग जाती है। और हमारा रिवर्स वोल्टेज के कारण माइनॉरिटी की वजह से जो करंट फ्लो हो रही थी, उसके कारण हमारा जो डायोड है वो थर्मली हीटअप करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा, थर्मली हीटअप करने लग जाएगा। थर्मली रिवर्स वोल्टेज देने की वजह से रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड करने के कारण थर्मली हीटअप होगा डायोड। और थर्मली हीटअप की वजह से क्या होंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो कुछ ब्रेकअप करने लगेंगे। और वो जो ब्रेक होंगे, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन कहेंगे। यानी जो हमारा जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें आवश्यकता होगी वो हमें थर्मली प्राप्त होती रहेगी। किससे, रिवर्स वोल्टेज की वजह से। और रिवर्स वोल्टेज की वजह से जो हमें थर्मली एनर्जी प्राप्त होगी, उससे मेरे कोवैलेंट जो बॉन्ड बन रहे थे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के बीच में, वो बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे।
इस प्रकार कई सारे इलेक्ट्रॉन्स होल्स के बॉन्ड ब्रेक होना शुरू कर देंगे। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम एवलांच ब्रेकडाउन कह देते हैं। तो इस पूरे मैकेनिज्म को हम एवलांच ब्रेकडाउन कह देते हैं, जो कि अप्लाई किए गए वोल्टेज पर डिपेंडेंट होता है। आपने ज्यादा वोल्टेज अप्लाई किया, दैट मीन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्स आगे थर्मली हीटअप हुआ, उनका ब्रेक हुए, इस वजह से वो हमारा ब्रेकडाउन की प्रोसेस को बन जाएगा। तो इस प्रकार के जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं। और अब बात यह आती है कि जिस निश्चित अप्लाइड वोल्टेज पर, जिस अप्लाइड रिवर्स वोल्टेज पर यह ब्रेकडाउन होने लगता है या हो जाता है, स्टार्ट कर लेता है, उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज एवलांच कहा जाता है। ठीक है, ये तो आपका यहाँ क्लियर हो गया एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, अब यदि इसको मैं अगर ग्राफ से समझाऊं तो आप ये समझिए, ये हमारा ग्राफ है रिवर्स बायसिंग का। मैंने आपको बताया था ये करा रिवर्स बायसिंग, ये लीकेज करंट चलती ज्यादा एक निश्चित वोल्टेज पर क्या हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया। ये हमारा एवलांच ब्रेकडाउन कहलाता है। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर जो हमें ये मिला दैट इज एवलांच ब्रेकडाउन। और जिस सर्टेन वोल्टेज पर ये एवलांच ब्रेकडाउन प्राप्त हुआ, उस वोल्टेज को हम एवलांच ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो ये हमने बात कर ली एवलांच ब्रेकडाउन की। अब हम बात करेंगे ज़ीनर ब्रेकडाउन। अब नाउ इसमें आप डिस्कस करते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन। इसमें भी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम है, बस थोड़ा बहुत रेटिंग का अंतर होता है, सर्टेन वोल्टेज पॉइंट का वैल्यू का अंतर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं जब आप डायोड में रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जब आप डायोड में क्या करते हैं, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जो डिप्लेशन बैरियर या डिप्लेशन रीजन पर बनने वाला जो वोल्टेज होता है, जिसे हम बैरियर वोल्टेज भी कहते हैं, वो बढ़ने लग जाता है। अर्थात आपने रिवर्स वोल्टेज डाला, रिवर्स वोल्टेज की वजह से डिप्लेशन लेयर क्रिएट हुई, अर्थात मतलब पोटेंशियल बैरियर बना। अब वो डायरेक्टली किससे डिपेंडेंट है, अप्लाइड वोल्टेज पर डिपेंडेंट है। तो आप जब आप रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो जंक्शन पे बनने वाला बैरियर वोल्टेज या पोटेंशियल बैरियर की साइज बढ़ने लग जाता है, और जिससे डिप्लेशन लेयर भी बढ़ने लग जाती है। अर्थात हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो भी आपस में टूटने लगते हैं, क्योंकि अब आपके जो होल्स, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर रिवर्स बायसिंग में ये हमारा P है, ये N है, ये रिवर्स बायसिंग की, और यहाँ पर जो होल्स थे वो होल्स कहाँ जाने लग जाते हैं, ब्रैकेट टर्मिनल्स पर जाने लग जाते हैं। तो ये हमारे डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ने लग जाती है, और इस चौड़ाई के बढ़ने की वजह से ये बॉन्डिंग टूटने लगेंगे। और इसी प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो बॉन्ड थे, ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड थे, वो आपस में टूटने लग जाते हैं। एक पेयर टूटेगा, एक दूसरे को तोड़ेगा, दूसरा तीसरे को तोड़ेगा, तीसरा तीसरे को तोड़ेगा, और इस प्रकार से थर्मली हीटअप होने लग जाते हैं। तो इस प्रोसेस को ही हम ज़ेनर ब्रेकडाउन कह देते हैं। बेसिकली किसी भी डायोड में रिवर्स में 6 वोल्टेज से कम पर ही हमारा ज़ेनर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो आप ये समझ सकते हो कि ज़ेनर ब्रेकडाउन हमेशा 6 वोल्ट से कम पर ही ब्रेकडाउन हो जाएगा। यानी अगर मैं ज़ेनर ब्रेकडाउन की बात करूं तो ये हमारा पहले प्राप्त होगा, जबकि एवलांच ब्रेकडाउन हमें बाद में प्राप्त होगा। तो आप लिख सकते हो कि -6 वोल्टेज से कम पर ज़ेनर ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ डिस्कस हुआ कि ज़ेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि कुछ डायोड की इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में। डायोड के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट
ऑपरेटिंग पैरामीटर ऑफ अ डायोड। देखो ये हम कभी डायोड के बारे में अगर पढ़ते हैं तो हमें ये पैरामीटर्स पढ़ने पड़ते हैं। क्या ये पैरामीटर हमें पता होने चाहिए, तभी हम डायोड पे ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसा कि पहला है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। पहला पैरामीटर है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। देखिए इसको समझते हैं। पहला जो पैरामीटर है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट, इसको समझते हैं। नाम लिखा है फॉरवर्ड करंट, तो यही से पता लग रहा है कि जब पी एन जंक्शन डायोड पर फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है। क्या की जा रही है? फॉरवर्ड बायसिंग की जाती है, तो वह मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट जिसे जंक्शन बिना डैमेज हुए पास कर देता है या सहन कर लेता है, उसे मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि जब आपने डायोड को फॉरवर्ड बायस किया और उसके जंक्शन पर वह फॉरवर्ड का वो मैक्सिमम वोल्टेज जिस पर वह जंक्शन खराब नहीं हुआ और पास कर दिया, उसे हम मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है PIV, इसकी फुल फॉर्म होती है पीक इनवर्स पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज, ठीक है। पीक इनवर्स दैट मीन्स रिवर्स बायस। तो यहां पर क्या है कि वह रिवर्स बायस का मैक्सिमम वोल्टेज, यानी वह मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जो हम डायोड को दे रहे हैं और उसका जंक्शन बिना खराब हुए सहन कर लेता है, उस निश्चित रिवर्स वोल्टेज को पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। अर्थात कि अगर मान के चलिए आपके पास कोई डायोड है और आप उसको मार्केट में अगर आपसे बोला कि -3 वोल्टेज, दैट मीन्स आप -3 से ज्यादा वोल्टेज नहीं देंगे उसको। यदि आपने -3 से ज्यादा वोल्टेज दिया तो वह डायोड डैमेज हो सकता है। तो यह जो वोल्टेज है यह पीक इनवर्स वोल्टेज है। तो उसको हम दोबारा समझ सकते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन ये हुई कि वह मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज जिसको डायोड को देने पर डायोड का जंक्शन बिना खराब हुए सहन कर सकता है, उस वोल्टेज को पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। उस वोल्टेज क्या कहते हैं? पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, ये आप कोई भी अगर डायोड के लैब में या कहीं पर भी आप मार्केट में जाते या डायोड पर काम कर रहे होते तो आपको ये पता होना चाहिए, पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक है इसी का यूनिट, इसी में यूनिट में स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड। देखो, आप जब डायोड पे काम कर रहे हो तो डायोड एक प्रकार का कंपोनेंट है, तो डायोड का भी अपना एक रेजिस्टेंस होगा। और आपको मैं ऑलरेडी बता दूं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। जानते हैं आप कि रेजिस्टेंस एक प्रकार का कंपोनेंट है जो करंट को अपोज करता है। ठीक है, यानी करंट को फ्लो होने को रोकता है, यानी जो करंट की डायरेक्शन को अपोज करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि डायोड में दो प्रकार के रेजिस्टेंस होते हैं। एक होता है स्टैटिक रेजिस्टेंस
और एक होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो हम पहले डिस्कस करते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो किसी कांस्टेंट डीसी सप्लाई पर अप्लाइड वोल्टेज V तथा फ्लो करंट I के रेशियो को स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड या डायोड का स्टैटिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। यानी कहने वाली बात यह है कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी, चेंजेबल वैल्यू नहीं होगी। तो आर डी सी दैट मीन्स बी वैल्यू को हम इसको क्या कहते हैं, स्टैटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। जो भी हमारी इसमें हमारे कोई चेंजेस नहीं होते, चेंजेस नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका आता है, अब इसका जो हमने पढ़ लिया स्टैटिक रेजिस्टेंस, यहाँ पर वैल्यू आपकी फिक्स होगी, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब इसकी बात कब करते हैं हम। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक ऑफ अ डायोड। तो देखिए डायनेमिक का मतलब परिवर्तनशील। तो आप ये कहोगे कि डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, द चेंज इन वोल्टेज, क्या का डेफिनेशन बनाया जाए, चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज, द रेशियो ऑफ चेंज इन करंट, दैट आर कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। चेंज इन अप्लाइड वोल्टेज टू द रेशियो ऑफ चेंज इन करंट आर कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो हम इस तरह से ग्राफ से दिखा सकते हैं, इसमें मान के चलिए देखिए ग्राफ है, ये आपका आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका वोल्टेज V है, ये आपका वोल्टेज सॉरी करंट है। पहले आपकी जो वैल्यू यहाँ पर थी, ये पॉइंट क्या हो गया आपका V1, क्योंकि डेल्टा का मतलब क्या होगा V2 माइनस V1, और इसका क्या होगा I2 माइनस I1, और ये वैल्यू यहाँ। तो ये वाले पॉइंट हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, यहाँ से ये I1 और यहाँ से ये I, तो ये निकल कर आया आपका डेल्टा I और ये निकला आपका डेल्टा B। तो यहाँ पर आपका निकलेगा ये R, इसको स्मॉल r भी लिख लेते हैं बहुत। ठीक है, तो अब लिखोगे आप इसमें सूक्ष्म परिवर्तन अप्लाइड वोल्टेज में जब छोटा सा परिवर्तन किया जाए, स्मॉल चेंज इन डेल्टा V टू द रेशियो ऑफ डेल्टा I, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो इससे निकला है, ये आपका निकलाएगा। ठीक है, तो आज हमने इस लेक्चर में ये पढ़ा कि हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस डायोड के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अदर टाइप्स ऑफ डायोड्स के बारे में, जो कितने प्रकार के डायोड्स होते हैं वो, और डायोड की बेसिक एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।